आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के दूसरे पार्ट जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। उसमें हम देखने वाले हैं इसके दूसरे उप विषय को या उस दूसरे उपभाग को जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष। सभी जनपदों में एक सबसे बड़ा जनपद होता है मगध। तो इंटरमीडिएट के जो कक्षा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में जैक बोर्ड के द्वारा कि मगध के उत्कर्ष के कारणों को लिखें। तो हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके पूर्व में हम ये देखेंगे कि आखिर जो मगध है उसका विस्तार कैसे हुआ या फिर वो कैसे एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे। के समय में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था जरासंध, और जरासंध जो थे वो सबसे पहले मगध के बारे में आता है कि वो मगध के शासक थे। तो वहाँ पे महाभारत के स्टोरी में इसका जिक्र मिलता है, परंतु ऐतिहासिक साक्ष्यों को अगर हम देखते हैं धीरे धीरे तो हर्यक वंश की स्थापना जो है के समय से आती है, और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी 544 से 412 ईसा पूर्व में। और यह इनके द्वारा जो है लगभग 80,000 छोटे छोटे गाँवों को मिला करके मगध एक जनपद के रूप में उनको शक्तिशाली बनाने का काम आरंभ किया गया था। इनकी एक नीति थी जिसे बोलते हैं विवाह की नीति, और इन्होंने क्या किया था कि अपने वैवाहिक नीति से इस साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया था। इनके बारे में एक और ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध आप तो जानते ही हैं, तो उनके समकालीन थे और इनके पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु। वो 491 से 459 ईसा पूर्व में थे, और इनके समय का एक महत्वपूर्ण जो चीज़ था वो ये था कि इनके समय में एक बौद्ध संगीति हुई थी। मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि बिंबिसार के समय की एक घटना है कि एक जनपद था जिसका नाम था अवंती, और अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रदोत, वो उन्हें शायद पीलिया बीमारी होती है जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो जब जानकारी मिलती है बिंबिसार को तो वो अपने वैद्य जिनका नाम जीवक था उन्हें भेजते हैं, और वो उन्हें 15-20 दिनों के इलाज में उन्हें ठीक कर देते हैं। इससे बिंबिसार और उनके मित्र बीच में काफ़ी घनिष्ठता होती है, और लेकिन उसका परिणाम राजनीतिक परिणाम ये होता है कि अवंती क्या होता है कि मगध में जा कर के वो मिल जाता है और मगध का विस्तार अवंती तक हो जाता है, यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षेत्र को। लेकिन उनके समय की एक चीज़ है कि अगर आप देखें कि जो बिंबिसार थे उनका दक्षिण क्षेत्र में तो विस्तार हो रहा था, परंतु एक गंगा नदी के उस पार एक क्षेत्र था वैशाली, जिसको वज्जी के नाम से जानते हैं। वज्जी को वो जीतना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, परंतु वज्जी में चूँकि एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ पर गण लोग शासन करते थे, तो वो इस चीज़ को वो जीत नहीं पाते हैं, जिसका उस ड्रीम को या उस अधूरी इच्छा को उनके पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु उनके द्वारा पूरा किया जाता है। और एक चीज़ और है कि इनके समय में बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने बताया आपको कि अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और उसी समय बौद्ध संगीति उनके मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पे, और अजातशत्रु के पुत्र थे उनका नाम था उदयन, और उदयन के बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी को कहाँ ले आया था, पाटलिपुत्र ले आया था। तो ये हर्यक वंश का एक संक्षिप्त विवरणी है। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद नंद वंश के समय में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं, हाँ अच्छा उसके पूर्व में बता दूं, शिशुनाग वंश के समय में वैशाली को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और इनके समय में शिशुनाग वंश के एक शासक थे कालाशोक जो थे, वो द्वितीय बौद्ध संगीति उन्होंने वैशाली में करवाई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नंद वंश को। नंद वंश के जो शासक थे उनका नाम था महापद्मनंद, और इनके शासनकाल में एक प्रमुख चीज़ ये रही कि इनके शासनकाल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, और उस समय जो तत्कालीन शासक थे उनका नाम था घनानंद।
तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद आता है मौर्य वंश, जिसके बारे में हम जानते हैं, हम लोग को किताब में पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में, इसके मौर्य प्रशासन के बारे में। तो हम देखते हैं, तो पहले हम इसके ऐतिहासिक स्रोतों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत थे जिसके अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। मैंने पिछले कक्षा में जिक्र किया था कि अभिलेख कहते किसको हैं। तो अभिलेख वैसे चीज़ों को कहते हैं जो पति के ये पर उस पर जो उत्कीर्ण रहते हैं, वो लिखे होते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो कई अभिलेखों में मौर्य वंश के बारे में या उसके राजतांत्रिक क्रियाकलापों के बारे में जिक्र मिलता है। परंतु जहाँ तक किताबों की अगर बात है, तो किताबों देखें तो पुराण में, ठीक है, विष्णु पुराण अगर हम देखें तो उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर पाली भाषा के कुछ ग्रंथ थे, जैसे दीपवंश, दिव्यावदान, महावंश, परिशिष्ट, ये जो सारे थे उसमें ये सारे बौद्ध और जैन धर्म के किताबें थीं, उनमें भी काफ़ी जिक्र मिलता है मौर्य वंश के बारे में। इसके बाद एक नाटक थे मुद्रा राक्षस, जिसमें भी जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र एक किताब थी जिसे चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, जो मौर्य साम्राज्य में जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके वो मंत्री थे या प्रधानमंत्री आप इसको मान सकते हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया था। इसमें लगभग 15 अधिकरण और 180 प्रकरण थे। इसमें किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसके नियमों का उल्लेख किया गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, तो जिससे मौर्य वंश के पूरे साम्राज्य के बारे में हम लोग को जिक्र मिलता है कि किस प्रकार मौर्य वंश का विस्तार हुआ, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, और उसी समय में मौर्य वंश जो है उसके जो शासक थे, अलग अलग शासक थे, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हों या अशोक हों, उन सब शासकों के बारे में, उनके सूक्ष्म चीज़ों के बारे में अध्ययन करने में एक सहूलियत, क्या क्या कारण थे। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जैक के परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक होगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करें और अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो हम चलते हैं और देखते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या इसको। इसके पहले कारण को देखते हैं, मगध की भौगोलिक स्थिति। अगर आप मगध का मानचित्र देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मगध का जो क्षेत्र था उसके उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, पूरब में सोन नदी, पश्चिम में चंपा और दक्षिण में विंध्याचल का जो पहाड़ियाँ थीं वो उनसे घिरा हुआ था। तो एक तरह से देख सकते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो मगध को एक समृद्ध और एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, सुरक्षात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। तो ये भौगोलिक स्थिति उसके सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण था, और इसके कारण से जो मगध का अगर उत्कर्ष हुआ तो उसमें इसकी भौगोलिक स्थिति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा कि सामरिक सुदृढ़ता, अभी मैंने बात किया कि सामरिक सुदृढ़ता यानी कि सामरिक मजबूती। तो रक्षात्मक अगर दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ की 2 राजधानियाँ थी, एक राजगिरी जो पूर्व में थी, और उसका जब शासन होता है उदयन का तो वो राजधानी पाटलिपुत्र को बनाते हैं। तो चाहे वो पाटलिपुत्र हो चाहे वो राजगिरी हो, वो दोनों की अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो राजगिरी था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहाँ पर किसी भी बाह्य आक्रमण किसी को करना वो बहुत ही टेढ़ी खीर थी, वो उतना आसान नहीं था कि उस समय के लोग पहाड़ियों को पार करके और वहाँ पर उनके किलों पर आक्रमण कर सकें। और दूसरी चीज़ की पाटलिपुत्र को अगर हम देखें तो एक तरफ उत्तर की तरफ गंगा नदी थी, ठीक है, उसके बाद सोन नदी थी, तो और इधर राजगीर की पहाड़ियाँ थीं। तो अगर चारों तरफ से देखा जाए तो वो भी पाटलिपुत्र भी जो था वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर देखते हैं कि मगध जो था उसकी आर्थिक स्थिति जो थी, उसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी समृद्धि थी, काफ़ी समृद्ध था मगध साम्राज्य। क्यों था समृद्ध? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र थे। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी थी, सोन नदी थी, चंपा नदी, ये जो नदियाँ थी उनसे जो इनसे जो मिट्टियाँ आती थी, जो मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किसी भी कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और काफ़ी अच्छे ढंग से कृषि होता है। तो ये जो इन नदियों से जो मिट्टियाँ आती थी वो मिट्टियाँ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती थी, और इससे कारण से यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और उससे फसल के क्षेत्र में ये बिल्कुल आत्मनिर्भर था और इसका व्यापार भी दूसरे क्षेत्रों में भी होता था। दूसरी चीज़ की खनिज की प्रचुरता। अगर हम खनिज की बात करें तो मगध के दक्षिण क्षेत्र को देखें, जो वर्तमान में हम लोग का राज्य है झारखंड, तो यहाँ पर खनिज की प्रचुरता थी। यहाँ पर लोहे की अधिकता थी, और भी कोयले की, लोहे की, ये सब सारी चीज़ें थी, अधिकता थी। और जो यहाँ पे खनिज जो थे वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, चाहे उनके औजार बनाने में हो,
चाहे वो हथियार बनाने में हो, चाहे कृषि उपकरण बनाने में हो, उन सबों में जो यहाँ के लौह अयस्क थे उनका कच्चे मालों का उपयोग होता था। तो इसके कारण भी जो है ये आर्थिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया आपको कि एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसके स्कोप थे, क्योंकि ये नदी का क्षेत्र था, तो व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए सुविधा होती थी। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो आर्थिक समृद्धि के दो तीन जो चीज़ें चाहिए वो सारी मौजूद थी, चाहे उपजाऊ क्षेत्र हो, खनिज की प्रचुरता हो, व्यापारिक केंद्र के रूप में हो। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सुयोग शासकों की श्रृंखला, अभी हम लोग ने जिक्र किया था इसके बारे में कि अगर हम देखें मगध को, तो मगध में बहुत सारे शासक हुए, चाहे वो हर्यक वंश के हो, चाहे वो नंद वंश के हो, चाहे आप मौर्य वंश को देख लें, शिशुनाग को देख लें, यानी सभी जो शासकों की जो श्रृंखला थी, वो चाहे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद, नंद, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये जो शासक थे बड़े बड़े शासक थे, और इन्होंने अपने राज्य को अच्छे ढंग से चलाया, और मगध को समृद्धशाली बनाने में इनकी भूमिका ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो एक कारण ये भी माना जा सकता है कि सुयोग शासकों की एक श्रृंखला से थी, जो इसके विकास में, मगध के साम्राज्य के विस्तार में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मगध का सैन्य संगठन, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी क्षेत्र या कोई भी जनपद वो तभी स्ट्रांग हो सकता है कि जब उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो। तो यहाँ पर उसकी जो मिलिट्री सिस्टम थी वो काफ़ी मजबूत थी, विशाल सेना था, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसमें कि हाथी सेना भी थी। अगर हम मौर्य प्रशासन को हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में जो सेना थी वो चतुरंगिनी सेना थी, ठीक है। सेना का एक बिल्डअप तैयार किया हुआ था, एक श्रृंखला तैयार की थी, कौन सी सेना का क्या रोल होगा। उसके अतिरिक्त जो हाथी जो सेना थी, ये अन्य जो महाजनपद थे उनसे थोड़ा इनको अलग बनाती थी। क्यों बनाती थी? क्योंकि ये हाथी ऐसे जानवर हैं जो दलदली क्षेत्रों में या कैसे भी क्षेत्रों में आराम से वो आक्रमण करने में, या एक जगह से दूसरी जगह में, चाहे वो सामान को ढोने के लिए हो, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए हो, उन सभी जगह इनका वो अच्छे से अपना काम करते थे और ये निर्णायक भूमिका निभाते थे। तो इस प्रकार जो था वो सैन्य संगठन में हाथी सेना एक बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा लोहे के हथियार, मैं बताऊं कि बाकी क्षेत्रों में लोहे की तो प्रचुरता उतनी थी नहीं। जनपदों में अगर देखा जाए, लोहा जो था वो दो ही क्षेत्रों में था। एक आप देखें तो जो वर्तमान का झारखंड है या जो मगध का दक्षिणी क्षेत्र था वहाँ था। उसके अलावा दक्षिण जो क्षेत्र के जो जनपद थे उन जनपदों में जानकारी मिलती है। तो ये लोहे के जो हथियार बनाते थे वो हथियार युद्ध में बहुत कारगर थे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था उसमें लोहे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि पहले कांस्य युगीन सभ्यता थी तो उस समय तो यहाँ के लोगों के पास सिर्फ कांस्य के ही हथियार होते थे, परंतु जो आर्य दक्षिण जब पश्चिमोत्तर भारत से आते हैं यहाँ पर और आर्यों का आक्रमण होता है, खासकर पुरंदर का, तो वो लोहे के हथियार का ही प्रयोग करते हैं, जिसका कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। और उसी प्रकार से जो लोहे की प्रचुरता जो यहाँ थी, जिसका हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, वो जो चीज़ें थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं, किसी भी युद्ध के लिए निर्णायक रहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध के जो उत्कर्ष थे इसके निम्न कारण थे, और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे विद्यार्थी इसको करें। हम अगले भाग में देखेंगे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता है, इसके प्रशासन किस तरह से कार्य करते हैं, और उसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक के द्वारा आखिर वो कौन सी नीति अपनाई गई, और अशोक की जो नीतियाँ थी, जो धर्म की नीतियाँ थी, वो आज भी हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में आते हैं। तो हम चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।